प्रोफेसर बीनारा, प्रिंसिपल अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ। दक्षिण एशिया एक परिचय में अब हम धीरे धीरे इसकी समाप्ति की तरफ हैं। आज दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन और उन राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग के संदर्भ में हम सार्क पर चर्चा करेंगे। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सचिवालय इसका काठमांडू, नेपाल में स्थित है और इसके 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान, जो 2006 में सम्मिलित हुआ, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका विचार स्वयं बांग्लादेशी नेता श्री जियाउर रहमान द्वारा 1970 के दशक के अंत में दक्षिण एशिया में भारत के आधिपत्य को समाहित करने की दृष्टि से रखा गया था, जो भारत और उसके छोटे एशियाई पड़ोसी के बीच संरचनात्मक विषमता से प्रेरित था। सार्क में विश्व के क्षेत्रफल का 3%, जनसंख्या का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% हिस्सा सम्मिलित है। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है और सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इस समूह के सदस्यों में उनके साझा इतिहास, साझा भूगोल के परिणाम स्वरूप बहुत कुछ समानताएं हैं और इन्हें एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत है जो इनके सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करती है। लेकिन सभी सार्क देशों में गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, निम्न सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी सामान्य समस्याएं और मुद्दे भी हैं, जो उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाते हैं, जिससे विकास और प्रगति के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण होता है। भारत अपने आकार, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, तकनीकी श्रेष्ठता, वैज्ञानिक प्रगति आदि के कारण इस समूह के सभी देशों पर हावी है। अगर सार्क की जो स्थापना की गई थी, उसके 2 प्राथमिक उद्देश्य थे। पहला, कनेक्टिविटी यानी एक दूसरे से जुड़ाव और लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सुधार करके दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, और दूसरा था व्यापार बाधाओं को कम करके दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। भारत और उसके छोटे पड़ोसियों दोनों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सार्क ने एक चार्टर विकसित किया था, जो इसके कामकाज को मार्गदर्शन देता, साथ ही संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और घरेलू मामलों में गैर हस्तक्षेप को भी बढ़ावा देता। चार्टर निकाय एक तरह से सार्क का मुख्य तंत्र है। इसमें शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिति, प्रोग्रामिंग कमेटी, तकनीकी समितियां और कार्य समितियां सम्मिलित हैं। शिखर सम्मेलन सार्क में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला सदस्य राज्य किसी न अन्य सदस्य राज्य द्वारा आयोजित इस तरह की अगली बैठक तक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है। सार्क शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम उसकी घोषणा है। इसमें सहमत क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए राज्य या सरकार के प्रमुखों के निर्णय और निर्देश सम्मिलित हैं। सार्क सर्वसहमति के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर ही लिए जाएंगे। साथ ही द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को इसके विचार विमर्श से बाहर रखा जाएगा। इसका एजेंडा सहयोग के गैर विवादास्पद क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना था, जिससे सार्क एकीकृत कार्यक्रम कार्रवाई या कार्य के क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जा सके। क्षेत्र है कृषि और ग्रामीण विकास, परिवहन और संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, खेल और कला। एक तरह से ये सभी सार्क के देश आशंकित थे कि इस तरह के कदम से भारत की अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत बड़े आकार को देखते हुए भारतीय सामानों के साथ उनके बाजारों में बाढ़ आ जाएगी और जो उनको प्रॉब्लम देगी या उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी। अगर सार्क शिखर सम्मेलन और उसके महत्वपूर्ण परिणामों की बात करें, तो एक तरह से सार्क में शिखर सम्मेलन द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं, यानी साल में 2 बार। सदस्य राज्यों द्वारा वर्णाक्रम के आयोजित किए जाते हैं। दिसंबर 1985 ढाका, दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं ने सर्वसहमति से सार्क के निर्माण के लिए घोषणा जारी की। इसका दूसरा शिखर सम्मेलन 86 में बैंगलोर, भारत में आयोजित किया गया, जिसमें इन्होंने कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना करके सार्क को संस्थागत रूप दिया। इन सब में ऊपर शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों से आह्वान किया गया कि वे अपने क्षेत्रों को दूसरे राज्यों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न करने दें। तीसरा सम्मेलन 1987 काठमांडू में आयोजित किया गया, जिसमें लाभों को मजबूत करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अनुकूल माहौल के निर्माण में योगदान दिया। साइडलाइन पर विभिन्न स्तरों पर उच्च स्तरीय भारत-पाक वार्ता और भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच कई दौर की वार्ता संभव हुई। चौथा शिखर सम्मेलन 1988 में इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें नशीली दवाओं और आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
पांचवा शिखर सम्मेलन 1990 में माले में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी देशों के नेता कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प में संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए, ताकि इस क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मंच तैयार किया जा सके। 91 में आयोजित कोलंबो में आयोजित छठे सार्क सम्मेलन में व्यापार को उदार बनाने पर सहमति व्यक्त की गई और क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सदस्य राज्यों के बीच अधिक सहयोग और बातचीत का आह्वान किया गया। सातवां सार्क शिखर सम्मेलन 1993 में ढाका में आयोजित किया गया था, जिसमें व्यापार के उदारीकरण के लिए दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौते का समर्थन किया गया था और इसमें लिए गए उल्लेखनीय निर्णयों में दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना सम्मिलित है। आठवां शिखर सम्मेलन 95 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। 8 दिसंबर 95 तक साप्टा के संचालन के लिए सहमति हुई थी। शिखर सम्मेलन ने अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा यानी साप्टा की जगह साफ्टा स्थापित करने का निर्णय लिया। 9वें शिखर सम्मेलन 97 में माले में इस बात पर जोर दिया गया कि उप क्षेत्रीय सहयोग को छोड़ने की बजाय आगे बढ़ा जाना चाहिए और तनाव कम करने के लिए अनौपचारिक राजनीतिक परामर्श किया जाना चाहिए। 10वां शिखर सम्मेलन 1988 में जब कोलंबो में आयोजित किया गया, तो वहां पे नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन के समक्ष सार्क की स्थिति के समन्वय और उप क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। 11वां सम्मेलन काठमांडू में 2002 में आयोजित किया गया, जहां पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 के लिए अपना समर्थन दोहराया गया और सभी राज्यों से इस तरह के लिए धन संग्रह के अपराधीकरण करके आतंकवादी कृत्यों के वित्त पोषण को रोकने और दबाने का आह्वान किया गया। 2004 इस्लामाबाद में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग के साथ साथ गरीबी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी अपने प्रयासों को संकल्प में लिया। 13वां शिखर सम्मेलन ढाका में 2005 में जब आयोजित किया गया, वहां पर शिखर सम्मेलन का मुख्य घोषणा थी गरीबी कम करने के लिए सार्क विकास लक्ष्यों का समर्थन करना। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में दिल्ली में महत्वपूर्ण परिणाम निकले और सार्क खाद्य बैंक, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2 अंतर सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। एक तरह से यह शिखर सम्मेलन बहुत ही उत्पादक शिखर सम्मेलन रहा। फूड बैंक के क्षेत्रीय सहयोग के एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में विकसित करने की बात हुई, ताकि आपात स्थिति में और प्राकृतिक आपदाओं के समय इस क्षेत्र में भोजन की कमी को सामूहिक रूप से पूरा किया जा सके। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, जिसे पूरे क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, एक तरह से सार्क के इतिहास का एक मील का पत्थर था। कोलंबो 2008 में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा पर कोलंबो घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखते हुए नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के मानवीय आयाम के अध्ययन पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समान आधार के रूप में उन्होंने विकासशील और विकसित देशों के लिए प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का लक्ष्य का समर्थन किया। 2010 थिम्पू में 16वें शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा जलवायु परिवर्तन था, जिसका विषय था टुवर्ड्स अ ग्रीन एंड हैप्पी साउथ एशिया, और सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण पर सहयोग पर एक सार्क सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। 2011 मालदीव में आयोजित 17वें शिखर सम्मेलन में नेताओं ने क्षेत्रीय रेलवे समझौते को अंतिम रूप देने और आर्थिक अवसरों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मोटर वाहन समझौते पर विशेषज्ञ समूह की बैठक बुलाने पर सहमति व्यक्त की। 18वां आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन 2014 काठमांडू में आयोजित किया गया था। उसके बाद इसकी कोई भी शिखरीय स्तरीय बैठक नहीं हुई। अगली बैठक भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण रद्द कर दी गई थी, जो 2016 नवंबर में होनी थी इस्लामाबाद में, लेकिन 18 सितंबर 2016 को उरी में भारत के ऊपर आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के बाद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और शिखर सम्मेलन में भाग लेने से असमर्थता दिखाई। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका ने भी पाकिस्तान की वजह से क्षेत्रीय असुरक्षा की आशंका व्यक्त करते हुए अपने को शिखर सम्मेलन से दूर कर लिया। नेपाल शिखर सम्मेलन से हटने में असमर्थ था, क्योंकि वह सार्क का अध्यक्ष था। उरी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस क्षेत्र में आतंकवाद प्रायोजित करने के अलग अलग कारणों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कूटनीति में लगा हुआ है। तो एक तरह से 18वें शिखर सम्मेलन के बाद कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है और जो इसके लिए अनुकूल नहीं है। 1989 के बाद से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए फिर कई अन्य क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें सार्क कृषि केंद्र ASC ढाका। 89 में सभी सदस्य देशों ने कृषि व्यवसायियों को सूचनाओं और ज्ञान संसाधनों के समय पर प्रासंगिक और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए की, ताकि सूचित सूचना और संचार को अपनाकर कृषि ज्ञान और सूचना प्रणाली नेटवर्किंग के माध्यम से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
दूसरा सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद में 2006 में स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य प्रासंगिक जानकारी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करके क्षेत्र के भीतर ऊर्जा रणनीतियों के एकीकरण में तेजी लाने की थी। तीसरा था सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में, सार्क कल्चरल सेंटर। 2009 में इसकी स्थापना हुई और अंतर सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सार्क एजेंडे के ढांचे के भीतर इसकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में योगदान करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट था सार्क क्षय रोग और HIV एड्स केंद्र काठमांडू में, जो 1992 में स्थापित हुआ और इसमें टीवी के और अन्य जगहों पर उसके नवीनतम विकास और निष्कर्षों के प्रयासों के समन्वय और सूचनाओं के आदान प्रदान, अनुसंधान, क्षमता निर्धारण गतिविधियों को लागू करने, टीवी को या तपेदिक को रोकने के लिए नियंत्रित करने के लिए की गई थी। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया 2016 में, जब 4 पूर्व सार्क केंद्रों का विलय करके इसकी स्थापना की गई। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र में सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र, सार्क वानिकी केंद्र, सार्क तटीय क्षेत्र प्रबंधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, कई विषयों से ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान, सहयोगी अनुसंधान और लाइन में नेटवर्किंग के माध्यम से काम करने पर सहमति व्यक्त हुई। अब सार्क के ये सारी चीजें हैं, लेकिन सार्क में पर्यवेक्षकों की भूमिका भी है। 2008 में कोलंबो शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया कि पर्यवेक्षकों का सार्क से जुड़ाव किया जाए, जो उनका सहयोग के लिए दिशा निर्देशों पर आधारित था। सार्क में इस समय 9 पर्यवेक्षक हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, अमेरिका और यूरोपीय संघ। पर्यवेक्षक वे होते हैं जिनकी इस क्षेत्र में राजनीतिक आर्थिक रुचि है, लेकिन भौगोलिक रूप से वो बहुत दूर है और इनको समान अधिकारों का आनंद भी नहीं मिलता जो सदस्यों को मिलता है। इसमें मतदान के अधिकार, मुख्य चर्चाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी या रणनीतिक संवाद शुरू करना इत्यादि सम्मिलित है। काठमांडू घोषणा के 2014 में पर्यवेक्षकों को सदस्य राज्यों द्वारा पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उत्पादक, मांग संचालित और उद्देश्य परियोजना आधारित सहयोग में सम्मिलित करने के लिए आह्वान किया गया है। सफर शुरू होता है सार्क का साप्टा से साफ्टा तक। सार्क के एजेंडे में व्यापार और वाणिज्य को सम्मिलित करने का विचार पहली बार 93 में ढाका में सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था साप्टा पर हस्ताक्षर के साथ आया। इसने व्यापार उदारीकरण के विभिन्न उपकरणों को अधिमान्य आधार अपनाने पर के लिए प्रदान किया और क्षेत्र में कम विकसित देशों की सहायता करना सम्मिलित था। साप्टा को 95 में लॉन्च किया गया था। हालांकि इसका अंतर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रगति नहीं हुई और मामूली वृद्धि हुई, लेकिन देशों द्वारा दी गई रियायतें क्षेत्र के समग्र व्यापार को बढ़ाने के लिए पर्याप्त भी नहीं थी। ऐसे में अलग अलग देशों ने एक सकारात्मक सूची की बात की, जिसका उद्देश्य व्यापार व्यवस्था के तहत कारोबार को बढ़ाना था। 2004 में इस्लामाबाद में सार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते यानी साफ्टा की बात हुई। यानी साफ्टा के स्थान पर साप्टा को लाकर आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। साफ्टा को समयबद्ध तरीके से टैरिफ बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया में 2016 तक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए। सकारात्मक सूची के बजाय संवेदनशील सूची की अवधारणा पेश की गई, अर्थात इसमें वो पदार्थ या आइटम सम्मिलित होंगे जो टैरिफ की कमी के संदर्भ में समयबद्ध प्रतिबद्धता के अधीन नहीं होंगे। अधिकतम टैरिफ 5% की सीमा में रखा गया और टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं से संबंधित विवादों के लिए एक समाधान तंत्र की स्थापना पर भी सहमति हुई। कम से कम विकसित देशों के शुरू में राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजा खंड भी पेश किया गया। क्षेत्र का उद्देश्य था कि महत्वपूर्ण यह था कि 10% से कम आंतरिक व्यापार साफ्टा के तहत होता है, इसलिए इसे मजबूत करने के लिए और प्रयास किया जाना चाहिए। भारत ने सार्क के LDC के लिए संवेदनशील सूची में सभी 25 वस्तुओं को हटा दिया और बांग्लादेश के लिए मेघालय और त्रिपुरा की सीमा में टोपियां खोलने के अलावा 5 दक्षिण एशियाई साझेदारों को 99.7% माल को भारतीय बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने की व्यवस्था की। हालांकि साफ्टा अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध इसकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बने हुए हैं। ऐसे में निश्चित है कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं प्रकृति में अधिक प्रतिस्पर्धित हैं और इनके बीच में एक और मजबूत पहल रेल, सड़क मार्ग, हवाई बंदरगाह कनेक्टिविटी के थ्रू टैरिफ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। देशों का लिंक का अभाव है।
इसके अलावा विभिन्न सदस्य देशों में कई गैर टैरिफ बाधाएं मौजूद हैं, जिनमें सख्त वीजा व्यवस्था, मानकीकरण और सीमा शुल्क प्रथाओं में अंतर सम्मिलित है। वैश्वीकरण और एकीकरण के युग में साफ्टा सीमाओं के पार बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, दक्षिण एशिया ब्रांड के निर्माण व्यवसाय के लिए उदार वीजा व्यवस्था आदि की निवेश की जाए तो स्वतंत्रता के साथ ये प्रभावी हो सकता है। टैरिफ का मतलब है निर्यात या आयात शुल्क, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाने वाला कर, जो आमतौर पर 5% होता है, लेकिन कोई भी राष्ट्र अपने घरेलू उद्योगों और उत्पादों के संरक्षण के लिए इसे बढ़ा भी सकता है। अगर हम सार्क की तुलना यूरोपीय संघ और आसियान से करें, तो एक तरह से सार्क यूरोप और दक्षिण एशिया की तुलना में दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। इनके बीच में आर्थिक हितों को लगातार प्रभावित किया गया है और 5% से कम पर अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ दक्षिण एशिया आर्थिक एकीकरण के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है। वहीं पूर्वी एशिया के 35% और यूरोप के 60% हैं, जिनके आगे ये बिल्कुल ही नाम मात्र का है। भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान की तुलना में ब्राजील के साथ व्यापार करता है, जो उसके लिए 20% सस्ता पड़ता है। बांग्लादेश को निर्यात में 300% की वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के तहत यूरोपीय देशों ने माल के लिए एक आम बाजार, एक आम मुद्रा की स्थापना की है और यह उन देशों के लिए वीजा मुक्त यात्रा भी प्रदान करता है जो शेंगेन समझौते के हिस्से हैं। आसियान गैर हस्तक्षेप, अनौपचारिकता, न्यूनतम संस्थाकरण, परामर्श और सर्वसम्मति, बल का प्रयोग न करना और गैर टकराव के आदर्शों के आधार पर इस क्षेत्र को आसियान मार्ग के तहत एकीकृत करने के लिए आगे बढ़ा गया है। लेकिन दक्षिण एशियाई क्षेत्र उपरोक्त को याद करके ही आगे बढ़ने की जरूरत है, अन्यथा ये प्रॉब्लम आती रहेगी। भारत और उसके दक्षिण एशियाई देशों के पड़ोसियों के बीच संरचनात्मक विषमता भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन अन्य देशों को लुभाने के लिए अपने बेल्ट इन रोड पहल बीआरआई के तहत ऋण कूटनीति की रणनीति का उपयोग करता है। चीन समूह में एक पर्यवेक्षक सार्क की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए जोर दे रहा है। हालांकि इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि भारत सहित अन्य देशों के बीच में सहमति नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और नेपाल चीन को एक सदस्य के रूप में सम्मिलित करने की वकालत करते हैं और अपनी स्थापना के बाद से सार्क को कुछ देशों द्वारा भारत को सम्मिलित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है, जबकि भारत की अपनी आशंकाएं भी हैं और संगठन का उपयोग छोटे राज्यों द्वारा बहुपक्षीय मंचों पर इसके खिलाफ राजनीतिक अंक हासिल करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान समर्थित तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण भी एक तरह से सार्क के हितों के लिए और इस क्षेत्र के सुरक्षा और विकास के लिए एक संकट है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित तालिबानीकरण से जो आतंकवादी हिंसा उत्पन्न होती है, वो पूरी तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्र को प्रभावित कर रही है और मानव जीवन के को नुकसान पहुंचा रही है, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, शांति, सद्भाव और अच्छे पड़ोसियों संबंधों को भी खतरे में रख रही है। एक दूसरे की भी क्षेत्रीय सहयोग की संभावना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और जब तक इस मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, भविष्य में किसी भी सार्क सम्मेलन के होने या उनके सफल होने की संभावना नहीं है। इसकी प्रगति में बाधाएं क्या-क्या हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो राजनीतिक माहौल है वो सफल कामकाज के लिए अनुकूल नहीं है। इसके दो सबसे बड़े सदस्य भारत और पाकिस्तान के बीच ही आपसी मतभेद हैं और द्विपक्षीय संबंध खराब हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी भी सार्क को मजबूत करने के विचार का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि उसको ये डर हमेशा रहा है कि भारत समूह के भीतर केंद्र स्तर पर कब्जा कर लेगा और सदस्य देशों के बीच लंबित सीमा संघर्ष, जल बंटवारे के संघर्ष, आतंकवाद, शरणार्थी मुद्दों पर उसके अंदर विश्वास की भी कमी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा पिछले 2 दशकों से सार्क के सदस्य राज्यों के बीच में राजनीतिक स्थिरता भी स्थायी भागीदारी और सार्क की मजबूती के लिए कठिन रास्ता बनाती रही है। विभिन्न सदस्य राज्यों ने क्षेत्रीय संसाधनों में असमानता, सच्चे सहयोग के विकास को बाधित करने के लिए अपनी स्थिरता की समस्या रखी हुई है। इन अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारत का आकार न केवल बड़ा है, बल्कि इसके पास अनुपातहीन प्राकृतिक संसाधन भी है। अतः हमेशा ऐसा छोटे राज्यों को लगता रहता है कि सार्क पर भारत अपनी निर्भरता बढ़ा देगा और बाकी देश जो अल्प विकसित हैं, उनके विकास का स्तर अलग-अलग है। ऐसे में वो देश भारत से डरते रहते हैं। सार्क की तीसरी एक सबसे बड़ी कमी है कि अवसंरचनात्मक व्यवस्था, जो सदस्य देशों के बीच संबंधों की कमी की ओर ले जाती है। फलतः सदस्यों के बीच व्यापार के अवसर सीमित हैं। व्यापार के मामलों में इनकी एक दूसरे पर अन्योन्याश्रयता की कमी भी एक गंभीर चुनौती है। भारत जैसे देश या अन्य दक्षिण एशियाई देशों को बड़ी मात्रा में विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं,
लेकिन शायद ही भारत से कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपना महत्वपूर्ण सामान खरीदना चाहता है। साथ ही सार्क के सदस्यों के बीच सहयोग की धीमी गति भी इसको अप्रभावी बनाती है। 2010 में भूटान में थिम्पू शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने सार्क की धीमी प्रगति पर अपनी निराशा व्यक्त की और भारत ने यह कहते हुए कहा अपनी निराशा व्यक्त की कि क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय एकीकरण का गिलास अभी भी आधा खाली है और इस बात पर जोर दिया कि अन्य क्षेत्र संगठनों के तुलना में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से जुड़ा, सशक्त और पोषित और शिक्षित होना चाहिए। इसके अलावा 2014 में काठमांडू के 18वें शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देखा कि दुनिया में कहीं भी सामूहिक प्रयास दक्षिण एशिया की तुलना में अधिक जरूरी नहीं है और कहीं यह इतना मामूली भी नहीं। उन्होंने ये भी देखा कि दक्षिण एशियाई देशों में प्रत्येक ने अपनी पहल की है, लेकिन सार्क के रूप में हम उस गति से आगे बढ़ने में विफल रहे हैं जिससे हम लोग अपेक्षा करते हैं या चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश दक्षिण एशियाई देश लोकतांत्रिक घाटे से पीड़ित है। सार्क सदस्य राज्यों में लोकतांत्रिक स्थिरता की कमी से उत्पन्न राजनीतिक असुरक्षा जिसका क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव है, सार्क सदस्यों द्वारा राज्यों के बीच में द्विपक्षीय स्तर पर अधिकांश जुड़ाव होता है। सरकारें बदलती हैं और फलतः राज्यों के बीच आपस में संबंध भी प्रभावित होते हैं। परिणाम ये होता है कि अधिकतर उत्तरवर्ती सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों की नीतियों के प्रति विरोधी होती हैं। फलतः अस्थिर लोकतांत्रिक साख के कारण शासन का संकट या विफल राज्य जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न ये उठता है कि सार्क को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। अपने शिखर सम्मेलनों की घोषणाओं में सार्क के नेताओं को चाहिए कि वो नए क्षेत्रों को लेने की बजाय सार्क को व्यापार संपर्क और सुरक्षा पर ध्यान दें। व्यापार के मोर्चे पर मुक्त व्यापार समझौता कार्यान्वयन, संवेदनशील सूचियों को पार करने, गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के सामंजस्य पर जोर दिया जाना चाहिए। संपर्क के माध्यम में रेल समुद्री संपर्क के लिए समय सीमा निर्धारण को गंभीरता से लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए और सदस्य देश प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राजनीतिक गति प्रदान करने के लिए इनकी आपस में लगातार बैठकें होनी चाहिए। एक क्षेत्रीय पहचान विकसित करने की भी आवश्यकता है, तभी इसकी हम सफलता की बात कर सकते हैं। ऐसे में लोगों के बीच संबंध बढ़ाना जरूरी है और वो ज्यादा सर्वोपरि है। केवल एक क्षेत्रीय पहचान ही क्षेत्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करेगी, न कि इसके विपरीत। आर्थिक विकास के लिए छात्रों, युवाओं, निजी मीडिया, थिंक टैंक, नागरिक समाज संस्थानों तक पहुंचने के लिए प्रभावी संचार और सार्वजनिक कूटनीति आवश्यक है। उदाहरण के लिए सार्क सदस्य राज्यों के बीच विविध प्रयोगों से साझा करना सीखना, ग्रामीण उन्नति समिति, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, नेपाल के लघु किसान विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार महिला संघ और भारत की पानी पंचायतों जैसी सूक्ष्म स्तर पर गरीबी उन्मूलन करने वाली जो पहल हैं, उन सबको लागू किया जाना चाहिए। ऐसे श्रीलंका का जनशक्ति बांकू संगम, भूटान का मोंगर जिला स्वास्थ्य परियोजना भी हैं जो अन्य क्षेत्रों या अन्य राज्यों में लागू करने की बात है। ज्ञान निर्माण की रणनीतिक दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण के कारणों को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक ज्ञान आधार के आदान उत्पादन पर भी जोर देना चाहिए। तभी हम जाके इनको मान सकते हैं कि और इसी में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की शुरुआत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत के खिलाफ विदेश नीति उपकरण के रूप में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के लगातार उपयोग के संदर्भ में सार्क के विकल्पों की खोज ने एक नई गति अब प्राप्त की है। 90 के दशक से 2015 तक भारत ने इस क्षेत्र की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्क से बहुत उम्मीदें रखी, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने बार बार उसे दूर किया। 2016 में भारत के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट था जब उरी हमला हुआ। भारत विशेष रूप से दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए सार्क माइनस पाकिस्तान रणनीति के साथ जोर शोर से आगे आया, जो पाकिस्तान के बिना क्षेत्रीय सहयोग में आगे बढ़ने को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए BBIN कनेक्टिविटी, व्यापार और ऊर्जा, भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच लोगों के संबंधों पर उप क्षेत्रीय सहयोग सम्मिलित है। तथापि BBIN सार्क ढांचे का बहुत अधिक हिस्सा है और सार्क चार्टर फोरम के 2 या 2 से अधिक देशों के उप क्षेत्रीय सहयोग के रूप में शुरू करने की अनुमति देता है। इसके अलावा जहां पाकिस्तान भी एक सदस्य था, उसमें शंघाई सहयोग संगठन, अशगाबाद समझौता और तापी पाइपलाइन परियोजना सम्मिलित है। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी शत्रुतापूर्ण नीति जारी नहीं रखेगा या नहीं अपनाएगा, एक विकासोन्मुखी नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा, जो एक तरह से असंभव है। भारत ने उनमें प्रयास किया, लेकिन ये एक असंभव प्रयास है कि भारत इस तरह की के साथ पाकिस्तान इस तरह की कोई नीति नहीं रखेगा।
एशियाई विकास बैंक दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को एक परियोजना आधारित साझेदारी में एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना और आर्थिक अवसरों में सुधार करना है। 2001 के बाद से इन देशों ने ऊर्जा, आर्थिक गलियारे के विकास, परिवहन, व्यापार सुविधा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 10 अरब से अधिक डॉलर की परियोजनाओं को लागू किया। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक और 2 अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों म्यांमार और थाईलैंड के साथ 5 दक्षिण एशियाई देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका को भी साथ लाती है। भारत ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन समझौते का प्रस्ताव भी रखा। फिलहाल सार्क इस समय देखा जाए तो एक तरह से बेमानी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अन्य क्षेत्रीय एकीकरण पहल में सफलता पाकिस्तान को लाभ देने में मदद कर सकती है। फिर भी सार्क को पुनर्जीवित किया जा सकता है और इस प्रकार पाकिस्तान पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय भारत को अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय, उप क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय सहयोग के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए, जिनमें पाकिस्तान को छोड़कर सभी चाहते हैं कि भारत अधिक और उनके लिए करे। अगर हम सार्क की प्रासंगिकता की बात करें, तो ये कहा जा सकता है कि तमाम असफलताओं के बावजूद सार्क ने कुछ हद तक सफलता हासिल की है। इसके सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिलने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। कुछ ऐसे द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जैसे भारत और पाकिस्तान की बैठक को सार्वजनिक रूप से सही ठहराने के लिए दोनों देशों के बीच जब तनाव अधिक हो, तो एक साथ इस बैनर के नीचे आ सकते हैं। ब्लॉक ने मादक पदार्थों की तस्करी, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक कोविड-19 से निपटने में संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भी सार्क ने प्रगति की। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और कमजोरियों ने क्षेत्रीय समझ और एकजुटता को अधिक महत्वपूर्ण बनाया और इनमें लचीलापन, सुधार और बेहतर वापसी पर ध्यान देने के लिए प्रयास करने पर बल दिया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सभी सार्क देशों ने मार्च 2020 में इस क्षेत्र में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत हद तक कुछ करने की क्षमता थी, लेकिन इन देशों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग या महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग पर ही सारी सफलताएं निर्भर है। अब हम क्षेत्रीय दक्षिण एशियाई के परिचय में अंतिम यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जहां देश दक्षिण एशियाई सुरक्षा की गतिशीलता का प्रश्न है। दक्षिण एशिया को समझने के हिस्से के रूप में 4 क्षेत्र हैं जिसमें चर्चा की गई है। दक्षिण एशिया एक परिचय, समाज और राजनीति, विकास के मुद्दे, संघर्ष और सहयोग। अब अंतिम जो है दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग। यह महत्वपूर्ण है कि 1940 के दशक में उपनिवेशवाद के बाद ये क्षेत्र कैसे प्रगति करे। दक्षिण एशिया, जिसे कभी सबसे खतरनाक क्षेत्र कहा जाता था, को अब असुरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की शुरुआत के साथ खतरा बढ़ गया। दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता विभिन्न कारणों से अद्वितीय है। पहला, इस क्षेत्र में भारत का दबदबा इसे एक देश प्रधान बना देता है। दूसरा, निकटता। चीन में एक और परमाणु हथियार शक्ति के साथ 2 विरोधी परमाणु हथियार वाले देश भारत और पाकिस्तान की उपस्थिति, यानी 3 परमाणु हथियार राष्ट्र इसके इलाके आसपास हैं। महाद्वीपीय समुद्री दोनों क्षेत्रों में की सामरिक स्थिति, औपनिवेशिक अतीत, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के सभी देशों द्वारा देखा गया सबसे अधिक आबादी वाले और गरीब क्षेत्रों में से एक इलाका है। ये लगातार पारंपरिक और उप पारंपरिक संघर्षों को देखा है या देख रहा है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच सैंडविच 2 सबसे प्रमुख मनोदैहिक दवा उत्पादक क्षेत्र, यानी मादक पदार्थ और मानव व्यापार, दोनों ये हैं। सामरिक और आर्थिक क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन जैसे अतिरिक्त क्षेत्रीय अभिनेताओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति भी इस क्षेत्र में है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दक्षिण एशिया सबसे जटिल सुरक्षा वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, इसलिए इसके सभी सुरक्षा गति को समझना आवश्यक है। सुरक्षा की अवधारणा की अगर हम बात करें, तो सुरक्षा की अवधारणा समय के साथ डेवलप हुई। हम में से प्रत्येक के लिए सुरक्षा का गठन क्या होता है अलग है, स्थानिक और अस्थायी संदर्भ में बदलने के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि वैरोबुजन ने सुरक्षा को अनिवार्य रूप से विवादित अवधारणा के रूप में परिभाषित किया। कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी उद्देश्य तरीके से सुरक्षा को परिभाषित करना मुश्किल है और नीति निर्माताओं द्वारा प्रतिभूतकृत किए जाने के बाद कोई भी समस्या सुरक्षा का मुद्दा बन सकती है। यद्यपि हमें सुरक्षा की अवधारणा की रूपरेखा की खोज करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन जिससे दक्षिण एशियाई संदर्भ में अध्ययन में मूल में शब्द सुरक्षा गतिशीलता को संदर्भित किया जा सके।
पारंपरिक अर्थों में सुरक्षा को सैन्य रणनीतिक शब्द के रूप में समझा जाता है, जिसमें राज्य और राजनीतिक और क्षेत्रीय आत्मसंरक्षण में इसके हितों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वॉल्टर लिपमैन के अनुसार एक राष्ट्र उस सीमा तक सुरक्षित है जहां तक उसे युद्ध से बचने की इच्छा होने पर मूल मूल्यों का त्याग करने का खतरा नहीं है, और यदि चुनौती दी जाती है तो ऐसे युद्ध में जीत के द्वारा उन्हें बनाए रखने में सक्षम है। अगर इसके विरोधाभासी अर्थ में इयान बेल्लामी की सुरक्षा की परिभाषा को परिभाषित करें, तो उनके अनुसार युद्ध से एक सापेक्ष स्वतंत्रता, एक अपेक्षाकृत उच्च उम्मीद के साथ मिलकर कि हार किसी भी युद्ध का परिणाम नहीं होगा जो होना चाहिए, सुरक्षा की इस पारंपरिक धारणा को परिभाषित करता है, जिसकी अपनी दो विशिष्टताएं हैं। पहला, राज्य को पारंपरिक और बगैर पारंपरिक दोनों खतरों के खिलाफ सुरक्षा का प्रमुख प्रदाता माना जाता है। राज्य, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या सत्तावादी हो, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और उनकी प्रजा की सुरक्षा से समझौता किया जाता है तो इस प्रक्रिया में वे परेशान होते हैं। दूसरा, राज्यों की ताकत का मुद्दा क्षमताओं से समझना सामूहिक या शारीरिक शिक्षा के लिए एक सिद्धांत है। संक्षेप में सुरक्षा को पारंपरिक रूप से यथार्थवादी गतिमान के रूप में समझा जाता है। स्टीफन बोल्ट जैसे विद्वान सुरक्षा को प्रदूषण बीमारी के रूप में समझते हैं। आर्थिक मंदी जैसे गैर सैन्य घटकों को भी सम्मिलित करने की बात करते हैं, क्योंकि इसकी बौद्धिक सुसंगतता को नष्ट कर देगा। सुरक्षा असुरक्षा को आंतरिक बाह्य दोनों तरफ से कमजोरियों के संबंध में परिभाषित किया गया है, जो क्षेत्रीय और संस्थागत भारी शासन के बीच में संरचनाओं को नीचे लाने में कमजोर करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि जब कोई विकासशील देशों की स्थिति को देखता है तो सुरक्षा की व्यापक धारणा की आवश्यकता निर्विवाद है। अभाव, बेरोजगारी, विस्थापन, अविकसित नशीली दवाओं की तस्करी, छोटे हथियारों का प्रसार आदि, हिंसा, ये सब गैर सैन्य मुद्दे विकासशील देशों की असुरक्षा के केंद्र में हैं। इन समस्याओं के उभरते हुए विकास पर ध्यान देने और केंद्रित करने की बेहतर रणनीति के स्थिति में होंगे। जैसा कि कैथलीन कहते हैं कि तीसरी दुनिया के संदर्भ में सुरक्षा केवल सैन्य आयाम को संदर्भित नहीं करती, बल्कि यह अवधारणा पश्चिमी चर्चाओं का माना जाता है, बल्कि एक राज्य के अस्तित्व को आयामों की पूरी श्रृंखला के लिए अधिक विकसित राज्यों में विशेष रूप से पश्चिमी देशों पर ध्यान दिया गया है। राइमो वार्नर ने कहा है कि विकासशील देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा को सुरक्षा के लिए गैर सैनिक खतरों से अलग नहीं किया जा सकता। यह मुख्य रूप से इसलिए भी है क्योंकि विकासशील देश उनकी औपनिवेशिक पृष्ठभूमि, बाहरी शक्तियां और उनकी सीमाओं को मनमाने ढंग से निर्माण, सामाजिक एकता की कमी, ये सब होते हैं। जब कोई विकासशील देश अपनी स्थिति को देखता है तो सुरक्षा की व्यापक धारणा की आवश्यकता निर्विवाद है, और ये सारी कमियां न्यायिक राज्य के रूप में उनका हालिया उदय और उनके विकास के वर्ण की विशेषता है। इसने व्यापक सुरक्षा की एक नई अवधारणा को जन्म दिया, जिसमें पहले से मौजूद सैन्य पहलू, मानवीय, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों के अलावा भी सम्मिलित हैं। शीत युद्ध के बाद के युग की इस अवधारणा में निश्चित गति प्राप्त की, मुख्य रूप से अंतर राज्य युद्धों की संभावना में कमी और विशेष रूप से विकासशील दुनिया में अंतर राज्य संघर्षों में वृद्धि के कारणों से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई। 94 की यूएनडीपी रिपोर्ट उपयुक्त रूप से देखती है कि सुरक्षा की अवधारणा को बहुत लंबे समय तक संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया है। अपने दैनिक जीवन में सुरक्षा की मांग करने वाले आम लोगों की उचित चिंताओं को भुला दिया गया, जिसमें से कईयों के लिए सुरक्षा बीमारी, भूख, बेरोजगारी, अपराध, सामाजिक संघर्ष, राजनीतिक दमन और पर्यावरणीय खतरों के सुरक्षा के प्रतीक के रूप में है। व्यापक सुरक्षा की विशेषता यह है कि राज्य अब केंद्रीय इकाई या विश्लेषण का केंद्र नहीं है। दूसरी ओर विकासशील देश, खास करके दक्षिण एशिया के देशों की तरह, राज्यों को पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार सुरक्षा प्रदाता होने में बहुत दूर और कई मायनों में असुरक्षा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। मोहम्मद अयूब ने इसी तरह की बात पर अपना तर्क दिया और कहा कि तीसरी दुनिया में राज्य खुद को मजबूत करने की प्रक्रिया में अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया है। उनके अनुसार सुरक्षा असुरक्षा की कमजोरियों के संबंध को परिभाषित करते हुए आंतरिक और बाह्य दोनों, जो क्षेत्रीय और संस्थागत और शासी शासन दोनों के लिए राज्य की संरचना को कम करने या कमजोर करने की क्षमता रखते हैं, कहा गया। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो व्यापक सुरक्षा दो मुख्य कारणों से महत्व प्राप्त करता है। पहला, पारंपरिक राज्य की सीमाएं सैन्य या गैर सैन्य खतरों के खिलाफ रक्षा में कम प्रासंगिक हो गई हैं। दूसरा, लोग किसी भी खतरे के सीधे शिकार की पहली पंक्ति बन गए हैं।
साथ ही गैर पारंपरिक खतरे और गैर राज्य अभिनेता समकालीन सुरक्षा कदम में महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। इसे आम आदमी की शर्तों में रखने के लिए सुरक्षा किसी भी वस्तुनिष्ठ अर्थ में अर्जित मूल्यों के लिए खतरों की अनुपस्थिति को मापती है और एक व्यक्तिगत परक अर्थ में इस डर की अनुपस्थिति के साथ ऐसे मूल्यों पर हमला किया जाएगा समझती है। अगर दक्षिण एशिया के संदर्भ में हम सुरक्षा को समझने के प्रयास करें तो हमें 4 संदर्भों में इसको समझना होगा: भू रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक। भू रणनीतिक अर्थ संदर्भ में हम समझें तो एशिया महाद्वीप के 5 क्षेत्रों पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है। सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र जिसमें 1/4 हिस्सा 3.5% भूमि क्षेत्र में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की तरह दक्षिण एशिया में संख्या के मामले में छोटे राज्य बहुमत का गठन करते हैं। चूंकि आबादी वाला क्षेत्र है लेकिन साथ ही सबसे गरीब लोगों वाला भी क्षेत्र है। समान सांस्कृतिक विशेषताओं के बावजूद यह क्षेत्र आपस में कम एकीकृत है। भारत निर्विवाद रूप से क्षेत्रीय शक्ति है जो इस क्षेत्र को हर क्षेत्र में भारत प्रभुत्व बनाती है। क्षेत्र, जनसंख्या, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी ये सभी क्षेत्रों में भारत काफी आगे है। पाकिस्तान अपनी परमाणु और सैन्य शक्ति के कारण छोटा राज्य तो नहीं माना जा सकता, लेकिन अन्य सभी पहलुओं में कमजोर है। ऐसी स्थिति में वो भारत के बराबर तो नहीं, लेकिन परमाणु के कारण भारत की बराबरी में खड़ा हो रहा है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का आकार इस क्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्रों को मिलाकर अधिक है और संयुक्त ताकत की तुलना में लगभग 3 गुना आबादी और आर्थिक रूप से मजबूत भी है अगर हम जीडीपी के संदर्भ में बात करें। व्यापार की मात्रा में भारत उसके दक्षिण एशियाई सहयोगियों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। सैन्य शक्ति के मामले में भी भारत के पास अन्य देशों के संयुक्त सैन्य कर्मियों की का 1/3 से अधिक है। नतीजन भारत की प्रधानता उत्पन्न हुई है। वैध और समझने योग्य यद्यपि अक्सर नई दिल्ली भारत के साथ भारत के पड़ोसियों के बीच अतिरंजित आशंकाएं हैं और ये इतने बड़े पड़ोसी की संगति में पूर्व को असुरक्षित और असहज महसूस कराता है। सुरक्षा की दृष्टि से जब भारत अपने पड़ोस को अपना सुरक्षा का अभिन्न अंग मांगता है, वहीं पड़ोसी भारत को अपने प्राथमिक खतरे के रूप में देखते हैं और ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी दुविधा है, सबसे बड़ी समस्या है। भारत द्वारा गैर पारस्परिकता, कनेक्टिविटी, असममित जिम्मेदारियों की अवधारणाओं के इर्द गिर्द तैयार की गई पहलों की एक श्रृंखला के आधार पर सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण अपनाने के बावजूद भी सुरक्षा की दुविधा बनी हुई है, जो अपने पड़ोसियों को मनाने के लिए आर्थिक आकर्षण का उपयोग करने की इच्छा का संकेत देती है। अर्थात भारत इन लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए अपने को सॉफ्ट पावर के रूप में रिप्रेजेंट करता है, साथ ही उनको हर समय आर्थिक सहयोग देने से भी पीछे नहीं हटता है। ऊर्जा संपन्न पश्चिमी एशिया और ऊर्जा की मांग वाले पूर्वी एशिया के बीच स्थित दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण कनेक्टिंग पोर्ट है। इसलिए चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में इस क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के मध्य से हिंद महासागर से संपर्क स्थापित करने के लिए वो काम कर रहा है। अब राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। लोकतंत्र, जहां संसदीय और राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक राजतंत्र, सत्तावादी और यहाँ तक कि धार्मिक अमीरात भी है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल संसदीय स्वरूप अपनाया। श्रीलंका और मालदीव के पास राष्ट्रपति पद है। भूटान एक संवैधानिक राजतंत्र है, जबकि अफगानिस्तान ने तालिबान के तहत खुद को अमीरात घोषित किया हुआ है। अपनी राजनीतिक परिपक्वता हासिल करने के लिए इस क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय किया। सैन्य तख्तापलट के बिना नागरिक मूल्यों को पूर्ण शर्तों को पूरा करते हुए पाकिस्तान देख रहा है। बांग्लादेश अब राजनीतिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और मजबूत हो रहा है। भारत में संघीय सरकार है, यद्यपि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है। नेपाल एक गणतंत्र संविधान मिला हुआ है लेकिन स्थिर है। श्रीलंका हालांकि लोकतांत्रिक सत्तावाद को बार बार प्रदर्शित करता है, अलगाववादी ताकतों पर उसकी मजबूत पकड़ है। मालदीव लोकतंत्र का आनंद ले रहा है लेकिन राजनीतिक कलह से पीड़ित है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मुकाबले सकल राष्ट्रीय खुशी की अवधारणा का कॉन्सेप्ट लेकर भूटान सबसे अलग स्थिर देश रहा है। तालिबानी शासन और बाहरी हस्तक्षेप के साथ अफगानिस्तान लगभग अब 3 दशकों से अधिक समय से उथल पुथल का सामना कर रहा है। फिर भी जब शासन की गुणवत्ता की बात आती है, सरकारें जो करती हैं उससे कहीं बेहतर कर सकती हैं। आर्थिक संदर्भ में एक विकासशील क्षेत्र है साउथ एशिया। इसका सकल घरेलू उत्पाद 2021 में प्रति व्यक्ति $1800 था, 1800, जो कि विश्व की औसत $10,000 से कम है।
महामारी ने आर्थिक विकास को और प्रभावित किया। गरीबी तेजी से बढ़ रही है, असमानताएं भी बढ़ रही हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण दुर्लभ संसाधनों का एक महत्वपूर्ण दबाव है। विशाल उपभोक्ता बाजार, सस्ते श्रम की आपूर्ति, विभिन्न क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन जैसे विभिन्न रूपों में जनसंख्या लाभांश की अच्छी संभावनाएं हैं। हालांकि ये देश इस क्षेत्र के देश इस बात से जूझ रहे हैं कि लाभ कैसे उठाया जाए, क्योंकि इनमें आर्थिक एकीकरण की कमी है। 2/3 अर्थव्यवस्था के साथ भारत के पास उसके सभी पड़ोसियों का भारत के साथ व्यापार घाटा है। लेकिन विडंबना यह है कि व्यापार की मात्रा जो बढ़ती प्रवृत्ति पर है, बावजूद इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत का व्यापार 4% से अधिक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देशों के बीच भारत के लिए माल में तुलनात्मक लाभ कम है। अधिकांश देशों, भारत सहित, सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले चीन के संकट को और बढ़ा दिया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने अपनी घुसपैठ को तेज कर दिया है। यह क्षेत्र समग्र रूप से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी आपूर्तियों पर निर्भर करता है और वैश्विक विकास के प्रति संवेदनशील है। साथ ही यह क्षेत्र बाहरी आर्थिक प्रवास के कारण विदेशी मुद्रा के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित उन सभी नई आपदाओं के अलावा बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। इस क्षेत्र ने सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में उपस्थिति को तिरछा कर दिया है। हालांकि इस क्षेत्र के देश मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की होड़ में लगे हुए हैं और क्षेत्र के लिए मानव विकास सूचकांक स्कोरिंग कम है। महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौजूदा राजनीतिक सुरक्षा मुद्दों को सुलझा लिया जाता है तो इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी संभावना है। सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ। महत्वपूर्ण तथ्य है कि दक्षिण एशिया कई सांस्कृतिक परंपराओं का घर है। इस क्षेत्र को आमतौर पर एक बहुसांस्कृतिक दुनिया का सूक्ष्म जगत कहा जाता है। वास्तव में यह क्षेत्र भू राजनीतिक निर्माण की तुलना में अधिक सांस्कृतिक है। विभिन्न जातीय समूह से संबंधित इस क्षेत्र के लोग लगभग 1000 से अधिक भाषाओं में बातचीत करते हैं और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का पालन करते हैं। क्षेत्र के अधिकांश देशों में जाति व्यवस्था जैसी पदानुक्रमित सामाजिक संरचनाएं प्रचलित हैं। क्षेत्र की सांस्कृतिक, साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य, कला, नाटक, चित्रकला, वास्तुकला में प्रकट होती है और भोजन एक बंधन के रूप में कार्य करता है और प्रकृति सीमा पार है, सांस्कृतिक सीमाओं से परे है और इसीलिए लोगों के मध्य संपर्क का स्तर भी अच्छा है। अगर सबसे अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। यद्यपि सद्भावना की इस जबरदस्त भंडार में अंतरजातीय तनाव भी एक बहुत बड़ा तनाव का कारण है। क्षेत्र की साक्षरता स्तर हालांकि बेहतर है, सुधार कर रहा है ये क्षेत्र, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी अप टू द मार्क नहीं है। दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता की बात करें तो हमें 2 आयामों में इसे समझना होगा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक सुरक्षा गतिशीलता एक तरह से सुरक्षा खतरों के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक सुरक्षा खतरे वे हैं जो राज्य के लिए खतरा है। सैन्य बल, हथियार, युद्ध, गठबंधन, शक्ति संतुलन के माध्यम से एक ही क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और जनसंख्या। सैन्य बल प्रशिक्षित है और पेशेवर हैं। उपयोग किए जाने वाले आयुध हैं तो पारंपरिक या परमाणु दोनों हैं। सैन्य गठबंधन शक्ति संतुलन का उद्देश्य प्रतिरोध मूल्य को बढ़ाना है। पारंपरिक संघर्ष जहां तक दक्षिण एशिया का संबंध है, पारंपरिक सुरक्षा खतरे स्वाभाविक हैं। इस क्षेत्र के 2 प्रमुख देश भारत और पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही 4 युद्ध लड़े, 1947-48, 1965, 1971 और 1999 कारगिल। इन 4 युद्धों में से 3 जम्मू कश्मीर 47-48, 65 और 99 में उसके ऊपर लड़े गए थे। 71 का युद्ध बांग्लादेश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति से जुड़ा हुआ था। इन सभी 4 युद्धों में दोनों पक्षों की संयुक्त रूप से लगभग 25,000 से अधिक सैन्य मौतें हुई। इन पारंपरिक संघर्षों के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर सियाचिन ग्लेशियर सहित गतिरोध अभी भी जारी है और जो सैन्य संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है। इस तरह की प्रवृत्ति भारत और चीन के बीच भी विशिष्ट है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों और एक प्रसिद्ध दोस्ती हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर सहमत होने के बावजूद भी दोनों देशों ने 1962 में पूर्वी क्षेत्र में युद्ध लड़ा। ऐसा लगता है कि सीमा और तिब्बत मुद्दे पर विवाद 1962 के टकराव का कारण बना। परिणामतः दोनों पक्षों में 2000 से अधिक सैन्य मौतें हुई। तब से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई वार्ताओं के बावजूद गतिरोध जारी है और अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। 1962 के बाद दोनों सेनाओं के बीच में अब तक का सबसे भीषण हिंसक झड़पें जून 2020 में गालवान घाटी में यानी पश्चिमी क्षेत्र में हुई, जिसमें लगभग 30 लोग मारे गए।
यह पारंपरिक खतरा मैट्रिक्स उस प्रकार के सैन्य बल स्तर के परिलक्षित होता है जिसे क्षेत्र के देश बनाए रखते हैं। इस क्षेत्र के सभी देशों के सशस्त्र बलों की कर्मियों की कुल संख्या लगभग 5 मिलियन है। इससे भारत का हिस्सा लगभग 3/5, यानी भंडार सहित हम बात करें तो 3/5 है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार भारतीय सेना को चीन, अमेरिका, रूस के बाद दुनिया का सबसे चौथा मजबूत सैन्य व्यवस्था में माना जाता है। फिर भी भारत ने अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ एक तरफा बल प्रक्षेपण या वर्चस्व में सम्मिलित नहीं किया है और भारत के पास सैन्य आक्रमण और क्षेत्रीय आक्रमण कब्जे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही भारत संकट के समय अपने पड़ोसियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करने में भी पीछे नहीं हटता है। सैन्य सहायता के उत्कृष्ट मामलों में सम्मिलित है मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान और नेपाल, जहां भारत ने न केवल अपनी सैन्य सहायता दी है बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण देने में भी मदद करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण एशिया देश संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में पर्याप्त मात्रा में सैनिकों का योगदान करते हैं। परमाणु आयाम। पारंपरिक संघर्ष अब इस क्षेत्र के परमाणुकरण से जटिल हो गए हैं। चीन 1964, भारत 1974 और पाकिस्तान 1998 में परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं। तीनों देशों में 100 से अधिक परमाणु युद्ध प्रमुख और संबंधित मिसाइल वितरण प्रणाली है। हालांकि तीनों देशों में से किसी ने भी अब तक अपने द्विपक्षीय संघर्षों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कहा भी नहीं है और भविष्य में इनके प्रयोग होने का डर बना हुआ है। अर्थात वर्तमान रणनीतिक संयम लंबे समय तक नहीं रह सकता। हालांकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर पाकिस्तान की ओर से ज्यादा है, रणनीतिक और सामरिक दोनों स्तर पर हो सकता है और इस्लामाबाद ने अपनी न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता के लिए परमाणु हथियारों की भूमिका को मान्यता देने के अलावा पहले इस्तेमाल न करने की नीति को भी सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी ओर भारत पहले उपयोग नहीं परमाणु हथियार नीति का पालन कर रहा है, अर्थात पारंपरिक हथियारों के जवाब में वो अपनी तरफ से पहले शुरू नहीं करेगा। परमाणु हथियारों पर चीन की घोषित नो फर्स्ट यूज नीति भी है। फिर भी फिलहाल हाल ही में ऐसे सुझाव हैं कि बीजिंग यानी चीन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने का कारण इस लंबे समय से चली आ रही स्थिति पर पुनर्विचार करने का प्रयोग कर रहा है विचार कर रहा है। लंबे समय से स्थिति यानी कि नो फर्स्ट यूज की नीति पर फिर से पुनर्विचार कर रहा है। भारत भी दो मोर्चे परमाणु खतरे की गतिशीलता में बदलाव के कारण पहले उपयोग न करने की नीति पर फिर से विचार करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से पाकिस्तान की स्पष्ट परमाणु क्षमता ने भारत के खिलाफ उप पारंपरिक युद्ध रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए उसके विश्वास को बढ़ा दिया है। परमाणु हथियारों के हिंसक गैर राज्य अभिनेताओं के हाथों में पड़ने का भी खतरा है, जो भारत में अत्यधिक वैधता प्रभाव के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रकार भारत पाकिस्तान उप पारंपरिक संघर्षों का एक परमाणु आयाम है। दिलचस्प बात है कि भारत को एक सामान्य खतरे के रूप में देखते हुए पाकिस्तान और चीन के बीच घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग है, जिसने भारत को एक त्रिकोणीय सुरक्षा दुविधा स्थिति में डाल दिया है और एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। गैर पारंपरिक सुरक्षा गतिशीलता की बात करें तो गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे वे हैं जो किसी देश के व्यक्तिगत नागरिकों के बुनियादी अस्तित्व या भलाई के लिए खतरा है। महबूब उल हक के अनुसार सुरक्षा केवल क्षेत्र या राष्ट्र के बारे में नहीं होती, बल्कि लोगों की नौकरी, रोजगार, घरों और समुदायों की भी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण खतरा है और ये गैर पारंपरिक सुरक्षा में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार आज बहुत से ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा की भावना एक विनाशकारी विश्व घटना के डर से दैनिक जीवन की चिंताओं से अधिक उत्पन्न होती है। मैं मेली कैबलरो के लिए गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे में लोगों और राज्यों के बीच अस्तित्व और भलाई के लिए चुनौतियां जो मुख्य रूप से गैर सैन्य स्रोतों से उत्पन्न होती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, सीमा पार पर्यावरण क्षरण, संसाधनों की कमी, संक्रामक रोग, प्राकृतिक आपदाएं, अनियमित प्रवास, भोजन की कमी, लोगों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, बेरोजगारी, गरीबी और अन्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराध इसमें सम्मिलित हैं। यानी कि ये युद्ध और इस तरह के नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में डेली बाय डेली की लाइफ में जो समस्याएं वो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या या किसी भी राष्ट्र के नागरिक भुगतते हैं, वो गैर पारंपरिक सुरक्षा के खतरों में सम्मिलित हैं। और इन खतरों का कोई क्षेत्रीय प्रतिबंध भी नहीं है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी राष्ट्र के एक क्षेत्र के किसी राष्ट्र के अंदर है, दूसरे राष्ट्र के अंदर नहीं है। ये घरेलू या सीमाओं से परे भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, अवैध प्रवास, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, गैर पारंपरिक सुरक्षा। ये 5 व्यापक पहलू हैं जो सीमाओं से क्षेत्रों से परे हैं
और दक्षिण एशिया सुरक्षा के लिए इन सभी प्रकार के गैर पारंपरिक खतरों का सामना कर रहा है। इसमें है आतंकवाद। आतंकवाद के कारण होने वाले हमलों और मृतकों की संख्या में यह क्षेत्र दूसरे यानी पश्चिमी एशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों ने किसी न किसी प्रकार से आतंकवाद संबंधी हिंसा का सामना किया है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान हमलों और हताहतों की संख्या के मामले में सबसे ऊपर है। यह क्षेत्र पारंपरिक आतंकवादियों बनाम स्वतंत्रता सेनानियों की दुविधा का सामना करता है। एक देश में आतंकवादी समूहों के रूप में माने जाने वाले कुछ समूहों को दूसरे देश में स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। क्षेत्र के देशों ने आतंकवाद को राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं किया। इस क्षेत्र के आतंकवादी समूहों के सीमा पार संपर्क हैं और उनकी सामग्री, मानवीय और राजनीतिक समर्थन के लिए प्रवासी संबंध भी हैं। इनकी गतिशीलता ने द्विपक्षीय और बहुपार्श्व दोनों स्तरों पर आतंकवाद विरोधी सहयोग में गंभीर समस्याएं उत्पन्न की हैं। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि आतंकवाद एक संगठित अपराध के बीच एक साठ घाट के रूप में स्थापित होता है। और बहुत से ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो आप सबने भी सुना होगा, हरकत-उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र तहरीक मुजाहिदीन, लश्कर-ए-जब्बार, अल उमर मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, सिपाह-ए-सहाबा, सिपाह-ए-मोहम्मद पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, हिज़ब-उत-तहरीर, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये सारे आतंकवादी संगठन नाम हैं। दूसरा है आतंकवादी संगठित अपराध। इस क्षेत्र में यानी दक्षिण एशिया के क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, साइबर अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध बहुतायत हैं। तथ्य यह है कि दक्षिण एशिया गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड और गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बीच में स्थित है, जो दुनिया के दो प्रमुख नारकोटिक्स हब हैं। इस क्षेत्र को एक डिफॉल्ट पारगमन रास्ता देते हैं। विश्व की लगभग 80% अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में होता है और भांग के उत्पादन में मोरक्को के बाद दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार उत्पादित दवाओं के प्रसंस्करण और तस्करी ज्यादातर पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों के माध्यम से की जाती है। मानव तस्करी और एक गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा है जिसका सामना क्षेत्र के लगभग सभी देश करते हैं। क्षेत्रों के बीच में खुली और झरझरा सीमाओं ने संगठित गिरोहों द्वारा तस्करी को आसान बनाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तस्करी करने वालों में से 1/3 बच्चे हैं। मानव तस्करी का शिकार दुनिया के लगभग 40 देशों में पाए जाते हैं, खासकर पश्चिमी एशिया में। यौन शोषण और जबरन मजदूरी इसके प्रमुख चालक प्रतीत होते हैं। विडंबना यह है कि गरीबी मानव तस्करी से सीधा संबंध है। आर्थिक असमानता और गरीबी के अलावा लैंगिक भेदभाव, लैंगिक हिंसा, सामाजिक बहिष्कार भी इसका एक प्रमुख कारण या उनमें से कारणों में से एक है। इसलिए अधिकांश पीड़ित नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे गरीब देशों से जुड़े होते हैं। अवैध व्यापार संचालन इतना परिष्कृत है कि मानव तस्करी के एन्क्लेव के रूप में कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों, संघर्ष और भर्ती केंद्रों के रूप में स्थापित है। दक्षिण एशिया में छोटे हथियारों की तस्करी भी एक चिंताजनक विषय है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विशेष रूप से दुनिया के छोटे हथियारों के उच्चतम संकेंद्रण में पाए जाते हैं। नेपाल इसमें से भारत, मध्य भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, इन सब ने छोटे हथियारों की आवश्यकता को प्रेरित किया है। म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से हथियारों की तस्करी होती है और इसके लिए समुद्री और भूमि दोनों मार्गों का उपयोग किया जाता है। नशीले पदार्थ के तस्कर और हथियारों के तस्कर के बीच में एक सहजीवी संबंध है। साइबर युद्ध भी अब एक नया खतरा बन गया है। वास्तव में इसे अगली पीढ़ी के खतरे के रूप में माना जाता है। सांख्यिकी रूप से भारत हमेशा इंटरनेट पर दुर्भावना गतिविधि के शीर्ष 5 लक्ष्यों में से एक रहा है। वायरस ट्रोजन, मैलावियर, पहचान की चोरी, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्क्वाटिंग, स्पैमिंग, ईमेल बमबारी, ईमेल स्पूफिंग, साइबर मानहानि, वेब से लेकर ये सभी साइबर युद्ध के उदाहरण हैं। विरूपण, डेटा डिडलिंग, वेब जैकिंग, सेवा हमले से इनकार, कुंजी लॉगिंग, इंटरनेट समय की चोरी, ये सारे भी इसी के अंदर आते हैं। क्षेत्र के देश जिन साइबर खतरों का सामना करते हैं वे राज्य और गैर राज्य दोनों अभिनेताओं द्वारा आते हैं। व्यक्तिगत आपराधिक हैकर्स से लेकर संगठित आपराधिक समूह, आतंकवादी नेटवर्क से लेकर उन्नत राष्ट्र राज्यों द्वारा ये जुड़े हुए हैं। हाल ही के दिनों में भारत के साइबर स्पेस पर हमले कई गुना बढ़ गए और वे परिष्कार और गुमनामी में बढ़ गए।
5 क्षेत्र विशेष रूप से सबसे अधिक जोखिम में है: बैंकिंग, परिवहन, दूरसंचार, बिजली और सरकार के पास संवेदनशील जानकारी, जो भविष्य में भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इंटरनेट की गुमनाम प्रकृति का लाभ उठाते हुए आतंकवादी संचार, भौगोलिक मानचित्रण, भर्ती, धन उगाहने और सबसे महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के लिए साइबर स्पेस का उपयोग करते हैं। अवैध प्रवासन: दक्षिण एशिया खुद को दक्षिण दक्षिण प्रवास के रूप में उत्कृष्ट मामले में प्रस्तुत करता है। 1947 में उपनिवेशवाद के विघटन के बाद से इस क्षेत्र में जनसंख्या आंदोलन में बड़े पैमाने पर अस्वीकृत लोग या अवांछित प्रवासी सम्मिलित हुए। अस्वीकार किए गए लोग, अर्थात जिनका मतलब शरणार्थी से है, जो उत्पीड़न के कारण अपने देश से भाग जाते हैं, अवैध अवांछित प्रवासी के रूप में बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी हैं। भारत इस क्षेत्र और अन्य देशों में जनसंख्या की इन दोनों श्रेणियों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। भारत के अलावा कुछ देश जो अस्वीकृत लोगों या अवांछित प्रवासियों की मेजबानी कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान, जहां अफगानिस्तान से आते हैं, नेपाल जहां भूटान से आते हैं, म्यांमार से, बांग्लादेश और एक हद तक श्रीलंका, मालदीव से भी सम्मिलित हैं। लेकिन भारत लगभग 30 मिलियन गैर नागरिकों की मेजबानी करने वाला सबसे प्रभावित राष्ट्र है। प्रवासियों के आमद के परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जनसंख्या के असंतुलन, अलगाववाद, विद्रोह और आतंकवाद के रूप में परिणामी संघर्ष हुए हैं। पर्यावरण सुरक्षा: गैर पारंपरिक सुरक्षा में एक तरह से संवेदनशील क्षेत्रों में है। वनों का कम होना, हिमालय के ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, मौसम के बदलते मिजाज के कारण बेमौसम बारिश, सूखे की घटना आम बात हो गई है। पर्यावरण सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके संघर्षों में इसका गहरा संबंध है। इसका मानव सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। विश्व आयोग जैसा कि कहता है कि पर्यावरण तनाव किसी भी संघर्ष से जुड़े कार्य कारण के वेब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है और कुछ मामलों में उत्प्रेरक हो सकता है। पानी, विशेष रूप से जल के क्षेत्र के ऊपरी और निचले तटवर्ती राज्यों में तनाव का एक कारण हो सकता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भारत, बांग्लादेश, यहाँ तक कि चीन और भारत के बीच में भी इस तरह के तनाव हैं। जलवायु परिवर्तन ने अन्य बातों के साथ साथ दक्षिण एशिया में पर्यावरण शरणार्थियों को भी प्रेरित किया है और आने वाले वर्षों में अधिक तीव्रता के साथ ऐसे होने की ज्यादा उम्मीद है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश है। यदि समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है और वर्तमान प्रवृत्ति जारी होती है तो मालदीव 21वीं सदी के अंत तक जलमग्न हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा, जो बिना किसी रुकावट और किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निरंतर उपलब्धता के रूप में समझा जाता है। इस ये दक्षिण एशिया जो ऊर्जा संकट से सामना कर रहा है, इसके 3 मूलभूत मुद्दे हैं। पहला, बढ़ती जनसंख्या और क्षेत्र सभी देशों की विकासात्मक आकांक्षाएं। दूसरा, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच की कमी। और तीसरा, विशाल जल ऊर्जा क्षमता और कोयले के बड़े भंडार के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति के लिए बाह्य निर्भरता। आने वाले वर्षों में यह और बढ़ने वाला है और पश्चिमी एशिया जैसे क्षेत्रों की अस्थिरता और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण हाइड्रोकार्बन ऊर्जा की आपूर्ति में बाहरी निर्भरता जोखिम भरी है। अपर्याप्त ऊर्जा सहयोग के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध है। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा सुरक्षा गतिशीलता पर क्या प्रतिक्रिया है? जटिलताओं की परतें कई कारकों की उपस्थिति से जुड़ जाती हैं, जैसे भारत के बड़े भाई के रवैये, भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता, क्षेत्रीय और संसाधन विवाद, औपनिवेशिक हैंगओवर, ची, चीन जैसे आंतरिक क्षेत्रीय खिलाड़ियों की भूमिका, परमाणुकरण, आर्थिक अविकसितता, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे, एकजुटता, क्षेत्रीय समूह का अभाव। ये सारे उल्लिखित जो ऊपर खतरे हैं उनके जवाब में हैं और इनका उपाय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तर पर किए गए हैं। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों की उपस्थिति से यहाँ फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि सुरक्षा दुविधा को संस्थागत रूप दे दिया गया है। उसी तरह से प्राथमिक चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से सुरक्षा व जो 5 रणनीतिक का संयोजन का सहारा ले रहे हैं: संतुलन, वैड वैगनिंग, तटस्थता, हेजिंग और अब यहाँ तक कि अकेले जाओ। पाकिस्तान सहित सभी छोटे राज्य अतिरिक्त क्षेत्रीय विकल्पों के माध्यम से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर अन्य राज्य किसी भी प्रकार न किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने या परमाणुकरण का सहारा लेने पर विचार नहीं कर रहे हैं। कुछ शुरुआत में भारत के साथ बैंडबाजी को अपनाने के लिए काफी स्मार्ट है और बाद में बाहरी संतुलन रणनीति अपनाई, लेकिन सूक्ष्म तरीके से। कुछ राज्यों ने अतिरिक्त क्षेत्रीय सहयोग शक्तियों की मदद से अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए आंतरिक संतुलन अपनाया। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि आसियान के समान सार्क के रूप में चीन का समावेश पाकिस्तान जैसे भारत राज्यों द्वारा भारत के लिए असुविधा के लिए अनुकूल है। आर्थिक क्षेत्र में कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस क्षेत्र के छोटे राज्यों के प्रमुख राज्यों, विशेष रूप से चीन और भारत से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में जटिल सौदेबाजी में लगे हुए हैं। एक तरह से भारत अपने नागरिकों को रैली करने के लिए पड़ोस में एक पंचिंग बैग बन गया है। राजनीतिक दल, यहाँ तक कि पड़ोस के कुछ सम्राट भी इस मुद्दों को दबाने के लिए भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते।
पारस्परिकता को पड़ोसियों के द्वारा भारत के लाभ के लिए कम कारक के रूप में माना जाता है और पड़ोस के लोगों का मानना है कि भारत भारत विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करने में क्रूर है। शीत युद्ध के दौरान भारत को पड़ोस के साथ नेहरू इंदिरा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था। गुजरात सिद्धांत गैर पारस्परिकता का सिद्धांत लाया गया। कुल मिलाकर चीन को आर्थिक लाभ है, भारत को भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का लाभ है जिसका दोहन किया जाना चाहिए। सार्क एकल क्षेत्रीय संगठन है जो लेकिन अभी स्वाभाविक नहीं है। अगर हम लास्ट में बात करें तो बिमस्टेक और अन्य इस तरह के सहयोगी संगठन हैं, आसियान, बीबीआईएन, मेकांग गंगा सहयोग, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसी सहकारी व्यवस्थाएं हैं जिनको भारत ने अब महत्व देना शुरू कर दिया है। बिमस्टेक ऐसा करने की इच्छा रखता है और इसके अन्य क्षेत्रीय समूह के बीच में एक क्षेत्रीय संचालित सहकारी संगठन है और 14 क्षेत्रों की पहचान की गई जिसमें व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, पर्यावरण, मत्स्य पालन आदि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद का मुकाबला, सारी चीजें सम्मिलित हैं, जलवायु परिवर्तन। और इसके साथ दक्षिण एशिया के देश अन्य जगहों पर अपने लिए सहयोग के उपाय ढूंढ रहे हैं। एक तरह से कुल मिलाकर भू रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक हर क्षेत्र से यह असुरक्षित और अस्थिर क्षेत्रों में है और चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत, पाकिस्तान और भारत और चीन के बीच अंतर्राज्यीय संघर्ष इस क्षेत्र में पारस्परिक सुरक्षा खतरों पर हावी है। इन सभी चुनौतियों के क्षेत्र के देशों की भेद्यता को तीव्र करती जा रही है और इस क्षेत्र को सबसे अधिक अस्थिर बना दिया है। जवाब में क्षेत्र ने देशों को खुद को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न एकतरफा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपायों का सहारा लिया है। परमाणु हथियार, इन तीनों देशों के पास परमाणु हथियार होने से खतरा बढ़ गया है। पारंपरिक सुरक्षा पर भी खतरा हावी है। अंतर्राज्यीय संघर्ष बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन सब मुद्दों पर सहमति बन सकती है। सब कुछ हो सकता है अगर ये मान लिया जाए कि राज्य के बाहर सुरक्षा के बिना कोई राज्य नहीं और आपसी सहयोग के बिना विकास संभव नहीं। अगर आपसी सहयोग के साथ ये काम करेंगे तो हो पाएगा।